हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त EPS 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि माननीय श्रम मंत्री जी का जो जवाब आया है माननीय लोकसभा से EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि से संबंधित। सबसे पहला नंबर मैं आपको बात कर दूं, यहाँ पे बता दूं कि माननीय श्रम मंत्री जी EPS 95 पेंशन जो दिल्ली में आंदोलन था 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक, उस आंदोलन में ये खुद गए थे। वहाँ EPS 95 पेंशन से मुलाकात किए थे। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो कमांडर माननीय अशोक रावत जी हैं उनके साथ में मुलाकात किए थे। अब माननीय लोकसभा में ये जब मुद्दा उठा, उस मुद्दे पे इन्होंने अपना एक जवाब रखा था, कुल मिला के अपना एक पक्ष रखा था। उस पक्ष में इन्होंने बताया था कि कुल मिला के 4 बड़े बड़े बातों के ऊपर बात की है। हालांकि इसके ऊपर मैं एक नहीं बल्कि 2 वीडियो पहले बना के डाल चुका हूँ। उन दोनों वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। जो मुख्य रूप से 4 बातें कहीं, उन 4 बातों में से पहला नंबर पे है EPFO का अंशदान से संबंधित जानकारी। चलिए उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। पहला नंबर तो इन्होंने ये कहा कि हमें जो EPS 95 पेंशनर्स को पेंशन राशि दी जाती है उसके लिए एक अलग से फंड बजट भारत सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और उस फंड और उस बजट से EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन राशि दी जाती है। अब और बजट जो राशि है उस राशि के रिवेल नहीं है, यहाँ पे उस राशि के बारे में नहीं बताया गया कि कितना पैसा EPFO को दिया जाता है, क्योंकि EPFO हमेशा अपना यही बात बोलते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है या हमारे पास इतना बजट नहीं है, कोई अतिरिक्त फंड नहीं है कि EPS 95 पेंशनर्स को बढ़ा के पेंशन राशि दें, या कोई इतना हमारे पास बजट नहीं है कि जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं उन्हें एक मुश्त एक साथ में उन्हें बढ़ी हुई पेंशन की राशि मुहैया करा सकें। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे माननीय श्रम मंत्री जी के माध्यम से यह कहा जा रहा है तो कहीं ना कहीं EPFO के पास में पैसा है, तभी तो माननीय श्रम मंत्री जी के द्वारा ये बात कही गई है। दूसरे नंबर पे अब चलिए, पहला नंबर की बात तो हम लोग कर लिए, जो दूसरे नंबर की बात है उस पर बात करते हैं कि प्राप्त अंशदान के आधार पर EPFO निर्धारित करता है कि EPS 95 पेंशनर्स को कितनी पेंशन की राशि देनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो अंशदान है, जैसे कि मान लीजिए हम कितना पैसा पाते हैं, कितना पेंशन हमको मतलब पैसा हमको सैलरी मिलती है, उसी से हमारा जो 12% कटता है, 12% कटने के बाद वो पेंशन में हमारे चला जाता है। ठीक है, 8.1 तो वो जो पेंशन में जाता है पैसा, उस पैसे में ये बोलते हैं कि उनके अंशदान के आधार पे जितना उनका अंशदान हुआ रहता है उसी के आधार पे EPFO निर्धारित करता है कि EPS 95 पेंशनर्स को कितनी पेंशन राशि दी जाए। कुल मिलाकर इसका संबंध ये है कि आपके सैलरी से ही आपकी पेंशन निर्धारित होती है। सैलरी आपकी ज़्यादा आएगी, पेंशन आपका ज़्यादा कटेगा। सीलिंग वाला फार्मूला उसमें लगता है, बट 70 वाला वो जो फार्मूला बताए थे, हालांकि फार्मूला के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपको। फिर इसके आगे उन्होंने फार्मूले के ऊपर बात किया था कि पेंशन की कितनी साल की नौकरी, फिर बटे में कितने साल का पेंशन ये समय, फिर इसके बटे में 70 का जो तो भाग देके कुल मिला के उनका फार्मूला निकाला जाता है और उसी फार्मूले के आधार पे उन्हें पेंशन राशि प्रोवाइड कराई जाती है। तो कुल मिला के ये 4 मुख्य रूप से बातें वहाँ कही हैं। इन चारों के चारों बातों से EPS 95 पेंशन की पेंशन वृद्धि से संबंधित बात सामने नहीं निकल के आई। वो उस बातों में ही वो गुम हो गया, वो टॉपिक ही खत्म हो गया कि EPS 95 पेंशनर्स को कब तक पेंशन की राशि बढ़ के मिलेगी। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये माननीय श्रम मंत्री जी 8 तारीख जब दिल्ली में EPS 95 पेंशनर्स के साथ में इनसे मुलाकात हुई थी, जब NSE की टीम ने इन्हें ज्ञापन दिया था, उस टाइम पे इन्होंने EPS 95 पेंशनर्स को आश्वासन दिया था कि हम जल्दी EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि के लिए घोषणा करेंगे, अब उनके वृद्धि में सहयोग करेंगे, जितना उनसे बन पड़ता है उतना वो करेंगे। तो इनके पास अच्छा मौका था कि ये अभी EPS 95 पेंशन के लिए बढ़िया घोषणा कर सकते थे माननीय लोकसभा में, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। EPS 95 पेंशनर्स फिर से निराश हो गए। खबर तो इतनी तेज़ी से चलाया गया, कुल मिला के सारे जो टॉपिक्स में बात की हुई टॉपिकों के बीच में लेके, हालांकि एक और है कि कमेटी का गठन, सबका विश्लेषण से संबंधित जो चौथा नंबर का टॉपिक है इसमें कि कमेटी का गठन ये करते रहते हैं समय समय पे, और समय समय पे सारी बातों का विश्लेषण करते हैं। फेस रीडिंग से संबंधित, लाइफ सर्टिफिकेट से संबंधित और भी बहुत सारी बातें की हैं जो मतलब EPS 95 पेंशनर्स के लिए ज़रूरी थी, उन सारी बातों पर। लेकिन मुख्य रूप से जो प्रमुख 4 बातें मैंने नोट की हैं, उन 4 बातों के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, उन 4 टॉपिकों के ऊपर। तो उन 4 टॉपिकों को ध्यान में रखते हुए तो ऐसा लगता ही नहीं कि कोई किसी भी टॉपिक को पकड़ लिया जाए, किसी भी टॉपिक को उठा लिया जाए, उससे ये मालूम पड़ता हो कि EPS 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि को लेके हो सकता है। बाकी दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, क्योंकि आपने आपके विशेष
कमेंट पे मैं ये वीडियो बनाया था। बहुत बढ़िया शुभचिंतक हैं हमारे वो, जिन्होंने कमेंट किया था, और मैं उनकी किसी भी बात को टालता भी नहीं हूँ। वो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके कमेंट पे मैंने ये वीडियो बना दिया। बाकी दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं सब तक इस वीडियो को पहुँचा दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जानकारी आपको कैसी लगी हमें जो तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।